हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीके चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आज की हमारी चर्चा का विषय रहेगा राजनीति विज्ञान नागरिक शास्त्र, जिसके अंतर्गत हम बात कर रहे हैं पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक, विचारक एवं दार्शनिक। उनमें कल हमने अरस्तु पर आधारित पार्ट 1 में कुछ महत्वपूर्ण स्मरणीय तथ्यों और महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा की थी, लेकिन आज हम पार्ट 2 में भी सेंस बचे हुए और महत्वपूर्ण सवालों के बारे में चर्चा करेंगे, जो पाश्चात्य राजनीतिक चिंतक अरस्तु पर आधारित होंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, टू द पॉइंट। यदि आप लोग पहली बार हमारे इस चैनल को देख रहे हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब करें और पास में बेल के आइकन यानी घंटे को भी जरूर दबाएं, ताकि नेक्स्ट टाइम वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। इसके अलावा आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीके की प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं, जहां आपको राजनीति विज्ञान, नागरिक शास्त्र और लोक प्रशासन विषय पर आधारित अलग अलग प्लेलिस्टों के माध्यम से अलग अलग टॉपिक पर आपको महत्वपूर्ण वीडियो लेक्चर वहां पर देखने को मिलेंगे। यदि आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो आइए, आज की इस अभ्यास श्रृंखला का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। सवाल नंबर 1 क्या कह रहा है कि यह कथन किस विद्वान का है कि अरस्तु वहां से प्रारंभ करता है जहां से प्लेटो छोड़ देता है? बार्कर, सेबाइन, सिंक्लेयर और मैक्सी। कि अरस्तु वहां से प्रारंभ करता है जहां से प्लेटो छोड़ देता है, यह प्रसिद्ध कथन किस विचारक का है? तो उत्तर होगा ऑप्शन सी, सिंक्लेयर। ऑप्शन सिंक्लेयर, जिनका यह कथन है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 2 नंबर। अरस्तु ने दासता पर विचार करते हुए उसके प्रकारों में शामिल किया है स्वाभाविक दासता, वैधानिक दासता, ये भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्या होगा इस 2 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन सी राइट होगा, ये भी दोनों राइट है। अरस्तु ने स्वाभाविक या प्राकृतिक दासता और वैधानिक दासता, इन 2 प्रकारों में दासता को बांटा है। 2 प्रकार बताए हैं, स्वाभाविक जिसे अपन प्राकृतिक दासता भी कह सकते हैं, और वैधानिक दासता। इन 2 भागों में अरस्तु दासता को बांटता है। स्वाभाविक दासता जो जन्मजात होती है, और वैधानिक दासता जो किसी युद्ध के दौरान या किन्हीं अन्य कारणों से किसी को जब बंदी बनाया जाता है। आगे चलते हैं, तो ऑप्शन सी राइट होगा इसका। प्लेटो का आदर्श राज्य, ऑप्शन ए व्यवहारिक व वैज्ञानिक है, ऑप्शन बी व्यवहारिक व अवैज्ञानिक है, ऑप्शन सी अव्यवहारिक व आदर्शवादी है, ऑप्शन डी व्यवहारिक व प्रजातांत्रिक है। क्या होगा इस 3 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन सी राइट होगा, प्लेटो का आदर्श राज्य अव्यवहारिक व आदर्शवादी है। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 4 नंबर। जहां आपको कथन और कारण दिया गया है। कथन ए कह रहा है कि शिक्षा एवं साम्यवाद प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार स्तंभ है। कारण यानी रीजन कह रहा है कि शिक्षा का स्वरूप सकारात्मक है, क्योंकि यह चरित्र के निर्माण से संबंधित है, जबकि साम्यवाद का स्वरूप नकारात्मक है, क्योंकि यह अभिभावक वर्ग पर नियंत्रण लगाता है। कौन सा एक सही है? ए आर दोनों सही और ए की सही व्याख्या आर करता है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही और ए की सही व्याख्या आर नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही परंतु आर गलत, और ऑप्शन डी ए गलत परंतु आर सही। तो आपको राइट उत्तर का चयन करना है। इस 4 नंबर सवाल का वेरी वेरी मस्ट सवाल है। तो आइए राइट उत्तर को चेक करते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा, ए आर दोनों सही है, और ए है ए की सही व्याख्या आर करता है, यानी आर है जो ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए राइट होगा कि शिक्षा एवं साम्यवाद प्लेटो के आदर्श राज्य का आधार स्तंभ है। बिल्कुल बात राइट है। और शिक्षा का स्वरूप सकारात्मक है, क्योंकि यह चरित्र के निर्माण से संबंधित है, जबकि साम्यवाद का स्वरूप नकारात्मक है, क्योंकि अभिभावक वर्ग पर नियंत्रण लगाता है। ये दोनों बातें बिल्कुल सही है, और आर है जो ए की सही व्याख्या करता है।
अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 5 नंबर। अरस्तु को माना जाता है प्राचीन राजनीति विज्ञान का जनक, आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक, प्राचीन राजनीतिक दर्शन का जनक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राइट होगा। अरस्तु महोदय को प्राचीन राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है। ऑप्शन ए राइट होगा। जबकि प्राचीन राजनीतिक दर्शन का जनक प्लेटो को माना जाता है। और ऑप्शन बी आपके लिए रहेगा। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक किसको माना जाता है। इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 6 नंबर। अरस्तु का जन्म कब हुआ? 384 ईस्वी में, 427 ईस्वी में, 427 ईसा पूर्व में और 384 ईसा पूर्व में। तो इस सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन डी 384 ईसा पूर्व में अरस्तु का जन्म हुआ था मित्रों। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल 7 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। अरस्तु के द्वारा भी एक अध्ययन संस्थान की स्थापना की गई जिसका नाम है लाइसियम, राइसियम, अकादमी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए राइट होगा। लाइसियम नामक संस्था की स्थापना अरस्तु के द्वारा की गई थी, जबकि अकादमी संस्था है जो प्लेटो की है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 8 नंबर। अरस्तु के गुरु का नाम प्लेटो था, परंतु उसके शिष्य का नाम क्या था? सिकंदर, सुकरात, मैकियावेली, इनमें से कोई नहीं। बहुत इजी सवाल है। ऑप्शन ए राइट होगा। सिकंदर, यानी प्लेटो के गुरु, सॉरी अरस्तु के गुरु प्लेटो थे और अरस्तु का शिष्य सिकंदर है और प्लेटो का गुरु सुकरात था। यानी सुकरात का शिष्य प्लेटो, प्लेटो का शिष्य अरस्तु और अरस्तु का शिष्य सिकंदर। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा 9 नंबर। अकादमी प्लेटो द्वारा स्थापित था जिसमें अरस्तु ने भी दाखिला लिया। दाखिला यानी प्रवेश के वक्त अरस्तु की उम्र क्या थी? जिस समय अरस्तु अकादमी नामक विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उस समय उसकी उम्र क्या थी? 18 वर्ष, 38 वर्ष, 58 वर्ष, 78 वर्ष। क्या होगा इस 9 नंबर सवाल का राइट उत्तर? इस प्रकार के भी सवाल कई बार परीक्षाओं में आए हैं। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन ए। 18 वर्ष की आयु में प्लेटो ने अकादमी नामक शिक्षण संस्था में प्रवेश लिया था। ऑप्शन ए राइट होगा। अगला सवाल 10 नंबर आपकी स्क्रीन पर है कि अरस्तु को सर्वोत्तम पाठक एवं ज्ञान का साकार रूप जैसे विशेषणों से किसने संबोधित किया? यानी अरस्तु को सर्वोत्तम पाठक, ज्ञान का साकार रूप अकादमी के लिए कहा गया था कि अकादमी का सर्वोत्तम पाठक है, अकादमी का ज्ञान का साकार रूप है। इन विशेषणों से किसने संबोधित किया? यूनान की जनता ने, मिस्र की जनता ने, सिकंदर महान ने, प्लेटो ने। तो उत्तर होगा ऑप्शन डी। प्लेटो ने कहा था कि यह अकादमी का सर्वोत्तम पाठक है, ज्ञान का साकार रूप है अरस्तु। यह कथन प्लेटो का है। अरस्तु की नजर में कौन बर्बर लोग थे? यूरोपीय, एशियाई, अमेरिकन, अफ्रीकी। अरस्तु की नजरों में कौन बर्बर लोग थे? तो ऑप्शन बी राइट होगा। एशियाई लोग, जिन्हें वह बर्बर लोग कहता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 12 नंबर। अरस्तु की निम्नलिखित में से कौन सी रचना नहीं है? पॉलिटिक्स, रिपब्लिक, ऑन द साउल, कॉन्स्टिट्यूशंस। तो ऑप्शन बी राइट होगा। रिपब्लिक रचना प्लेटो की है। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है 13 नंबर। अरस्तु का महत्वपूर्ण ग्रंथ पॉलिटिक्स कितने भागों में विभाजित है? 2 भागों में, 4 भागों में, 8 भागों में, 16 भागों में। तो ऑप्शन सी राइट होगा। पॉलिटिक्स को 8 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन सी राइट होगा। अगला सवाल 14 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अरस्तु ने अपने क्रांति विषयक सिद्धांतों का प्रतिपादन पॉलिटिक्स के किस भाग या पुस्तक में किया है? यानी अरस्तु के द्वारा जो क्रांति पर अपने विचार दिए गए थे वो पॉलिटिक्स के किस भाग में है? 3रे भाग में, 5वें भाग में, 7वें भाग में, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी राइट होगा। पॉलिटिक्स का जो 5वां भाग है उसमें क्रांति विषयक विचार प्रतिपादित किए गए अरस्तु द्वारा।
तो ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल 15 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अरस्तु की नहीं है? कैटेगरीज, पीरियड एनालिटिक्स, पोस्टीरियर एनालिटिक्स और लॉज। तो ऑप्शन डी राइट होगा। लॉज रचना है जो यह प्लेटो की है, जबकि बाकी रचनाएं अरस्तु महोदय की है। अगला सवाल 16 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। अरस्तु को निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रतिपादक माना जाता है? आगमनात्मक पद्धति, निगमनात्मक पद्धति, ए और बी दोनों, और इनमें से कोई नहीं। 16 नंबर सवाल का क्या होगा उत्तर? राइट आप चयन कीजिएगा। इसके अलावा यदि आपने पार्ट 1 को नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो सीरीज के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो ऑप्शन ए राइट होगा। आगमनात्मक पद्धति का प्रतिपादक माना जाता है अरस्तु को, और निगमनात्मक पद्धति का जो प्रतिपादक माना जाता है वो माना जाता है प्लेटो को। और निगमनात्मक पद्धति का और किसने प्रयोग किया? तो हॉब्स ने। और आगमनात्मक पद्धति का और प्रयोग किसने किया अरस्तु के बाद व्यापक रूप में? तो मैकियावेली ने किया था। अगला सवाल है 17 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। आगमनात्मक पद्धति में विश्लेषण होता है विशेष से विशेष की ओर, सामान्य से विशेष की ओर, विशेष से सामान्य की ओर, और सामान्य से सामान्य की ओर। क्या होगा 17 नंबर सवाल का राइट उत्तर? तो ऑप्शन सी राइट होगा। विशेष से सामान्य की ओर चला जाता है आगमनात्मक पद्धति में, जबकि निगमनात्मक पद्धति में सामान्य से विशेष की ओर जाता है। यानी निगमनात्मक पद्धति में सामान्य से विशेष की ओर चला जाता है, जबकि आगमनात्मक पद्धति में विशेष से सामान्य की ओर जाता है। ऑप्शन सी राइट होगा इस सवाल का। अगला सवाल 18 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। अरस्तु की नजर में राज्य और सरकार है अलग अलग, अस्पष्ट, दोनों एक ही है, इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी, दोनों एक ही है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है 100%। इनका क्रम चेंज वो रखा है ACBD। ऑप्शन बी राइट होगा। अगला सवाल 19 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। अरस्तु दास प्रथा का समर्थन किया। अरस्तु ने दास प्रथा का समर्थन किया और कहा कि ऑप्शन ए यह अमानवीय व अप्रजातांत्रिक है। ऑप्शन बी यह अत्यावश्यक व लाभदायक है। अत्यावश्यक व लाभदायक है। ऑप्शन सी यह दासों के विरुद्ध अपराध है। यह अनावश्यक व हानिकारक है। यानी अरस्तु महोदय की दास प्रथा के बारे में क्या विचार थे? तो इस 19 नंबर सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी, यह अति आवश्यक है वह लाभदायक है। यह बात अरस्तु कहता है। अरस्तु ने दो प्रकार बताए दासता के। उन्होंने एक प्रकार बताया स्वाभाविक प्रकार, जिसे प्राकृतिक भी कह सकते हैं, कि जो अपने जन्म से ही दास हो, जो मंदबुद्धि का शिकार हो, जो कई प्रकार के कार्य नहीं कर सकता हो। और दूसरा उन्होंने बताया वैधानिक दास। वैधानिक दास वे दास होते हैं जो किसी युद्ध के दौरान बंदी बनाए जाते हैं। इस प्रकार अरस्तु दास प्रथा का समर्थन करते हुए उसके दो स्वरूपों के बारे में चर्चा करता है, दो प्रकारों के बारे में, और वह कहता है कि यह अत्यावश्यक है और लाभदायक है। ऑप्शन बी राइट होगा इस सवाल का। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। किसने कहा है कि अरस्तु का संविधान वर्गीकरण आध्यात्मिक है, संख्यात्मक नहीं है? जेलर, फॉस्टर, बार्कर, वर्गेस। तो राइट उत्तर का ऑप्शन डी वर्गेस का यह कथन है। उन्होंने कहा कि अरस्तु का संविधान का वर्गीकरण आध्यात्मिक है, संख्यात्मक नहीं। ऑप्शन डी राइट होगा। अगला सवाल 21 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। जहां आपको लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से सुमेलित करना है।
दासता का सिद्धांत, नागरिकता का सिद्धांत, क्रांति का सिद्धांत, आदर्श राज्य का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत पॉलिटिक्स के किस पुस्तक में वर्णित है, यानी किस भाग में वर्णित है? पॉलिटिक्स की पहली पुस्तक, पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक, पॉलिटिक्स की पांचवी पुस्तक, पॉलिटिक्स की सातवीं पुस्तक। पॉलिटिक्स के कुल 8 पार्ट है, यानी भाग कह सकते हैं अपन। तो कौन सा विचार पॉलिटिक्स के किस भाग में निहित है? तो आइए एक एक करके चेक करते हैं। दासता का सिद्धांत, दासता का सिद्धांत पॉलिटिक्स की पहली पुस्तक में वर्णित है, यानी ए आपका 1 से सम्मिलित होगा। क्रांति विषयक सिद्धांत, नागरिकता का सिद्धांत है जो पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में वर्णित है। सॉरी, हाँ, 2 से सम्मिलित होगा। नागरिकता का सिद्धांत पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक में सम्मिलित है, जबकि क्रांति विषयक सिद्धांत पॉलिटिक्स की 5वीं पुस्तक में है, और आदर्श राज्य का सिद्धांत पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक में है। दासता का सिद्धांत पॉलिटिक्स की पहली पुस्तक, नागरिकता का सिद्धांत पॉलिटिक्स की तीसरी पुस्तक, और क्रांति का सिद्धांत पॉलिटिक्स की 5वीं पुस्तक, और आदर्श राज्य का सिद्धांत पॉलिटिक्स की 7वीं पुस्तक। पॉलिटिक्स के कुल 8 भाग है, 8 पुस्तकें हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ 22 नंबर। यहां भी कथन और कारण दिया गया है। कथन ए कह रहा है कि अरस्तु के किसी भी प्रामाणिक बोध के द्वारा इस विचार का समर्थन नहीं किया जा सकता कि उसकी दार्शनिक व्यवस्था प्लेटो के विपरीत थी। तर्क यानी कारण कह रहा है कि अरस्तु की व्यवस्था प्लेटो की व्यवस्था की त्रुटियों से मुक्त आदर्शवाद को दार्शनिक रूप देने का एक प्रयास है। फिर आपको 4 कथन दिए गए हैं, कौन सा कथन राइट है वो आपको चयन करना है। ए, बी, सी और डी आपको यहां कथन दिए गए हैं। ऑप्शन डी है ये। तो राइट उत्तर का ऑप्शन ए आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है, सही स्पष्टीकरण है। ऑप्शन ए राइट होगा इस 22 नंबर सवाल का। ऑप्शन ए राइट है, ए आर दोनों सत्य हैं, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। यानी अरस्तु के किसी भी प्रामाणिक बोध के द्वारा इस विचार का समर्थन नहीं किया जा सकता कि उसकी दार्शनिक व्यवस्था प्लेटो के विपरीत थी, क्योंकि अरस्तु की व्यवस्था प्लेटो की व्यवस्था की त्रुटियों से मुक्त आदर्शवाद को दार्शनिक रूप देने का एक प्रयास था। तो ऑप्शन ए आपका राइट है, ए आर दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर रहा। यहां भी आपको कथन और कारण दिया गया है। कथन ए कह रहा है कि मैकियावेलीवाद नैतिकता के दोहरे मानदंड का समर्थन करता है। यानी मैकियावेलीवाद नैतिकता के दोहरे मानदंड का समर्थन करता है, जिसमें एक तो शासक के लिए जबकि दूसरा निजी नागरिकों के लिए। और कारण कह रहा है कि राज्य के निर्माता के रूप में शासक न सिर्फ कानून से परे हैं बल्कि नैतिकता से भी परे हैं। फिर आपको सही कूट का चयन करना है। यहां भी 4 ऑप्शन दिए गए, ए, बी, सी और डी। ये डी है ऑप्शन अंतिम। तो क्या होगा इस 23 नंबर सवाल का राइट उत्तर? आप चेक करिए राइट आंसर को। तो ऑप्शन ए राइट होगा, ए आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। मैकियावेलीवाद नैतिकता के दोहरे मानदंड का समर्थन करता है। कैसे करता है? क्योंकि एक तो शासक के लिए है और दूसरा निजी नागरिकों के लिए। क्यों है? क्योंकि राज्य के निर्माता के रूप में शासक न सिर्फ कानून से परे होता है बल्कि नैतिकता से भी परे होता है। ये बात मैकियावेली अपने विचारों में कहते हैं। ऑप्शन ए राइट होगा। अपनी विश्वविख्यात करती द प्रिंस में मैकियावेली ने नैतिकता के दोहरे मापदंडों का उल्लेख किया है, जिसमें शासक के लिए होने का तात्पर्य यह है कि परंपरागत नैतिकता में जो चीजें गुण मानी जाती हैं उसमें से कई वो अवगुण बताता है, जैसे कि हमेशा सत्य बोलना, करार निभाना आदि किसी राजा के लिए गुण नहीं है।
नहीं हो सकते, ये मैकियावेली कहते हैं। उसके अनुसार, मैकियावेली के अनुसार व्यक्तिगत फायदे के लिए गलत साधन का उपयोग करना अवगुण है, लेकिन पब्लिक स्पिरिट उत्पन्न करने के लिए, यानी पब्लिसिटी उत्पन्न करने के लिए गलत साधन भी नैतिक है, यह मैकियावेली कहते हैं। अर्थात राज्य के निर्माता के रूप में शासक न सिर्फ कानून से परे हैं बल्कि नैतिकता से भी परे हैं। यानी मैकियावेली का कहना है कि राजा को अनैतिक साधनों अपनाने से नहीं हिचकिचाना चाहिए। आगे चलते हैं। सवाल नंबर 24 नंबर आपकी स्क्रीन पर रहा। अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण इस पर आधारित है कि कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है। सत्ता में अनवरत बने रहने के उपाय, प्लेटो के द रिपब्लिक की मूल प्रतिपादन को स्वीकार करना, बहुसंख्य का शासन सुनिश्चित करना। यानी अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण इस पर आधारित है कि कौन शासन करता है और शासन से कौन लाभान्वित होता है। ऑप्शन ए इस सवाल का राइट उत्तर होगा। अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का जनक माना जाता है। उसने अपने समय के लगभग 158 नगर राज्यों की शासन व्यवस्था का अध्ययन किया। अरस्तु द्वारा किया गया संविधानों का वर्गीकरण इस पर आधारित है कि कौन शासन करता है और कौन शासन से लाभान्वित होता है। अगला सवाल 24 नंबर 25 नंबर आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु के योगदान के संबंध में सही है, वो आपको चयन करना है। तुलनात्मक पद्धति के संदर्भ में यहां आपको कथन दिए गए 4 और फिर आपको सही कूट का चयन करना है। और कथन पहला है कि तत्कालीन विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन अरस्तु द्वारा किया गया। कथन भी है कि राजनीति के एक आनुभाविक विज्ञान का विकास करना अरस्तु का उद्देश्य था तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से, और तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से आदर्श प्रकार पर पहुंचना और तुलनात्मक पद्धति के माध्यम से अमूर्त विचारों को व्यवहार में लागू करना। अरस्तु तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु का क्या योगदान है? ए सी, ए बी, बी डी, सी डी। आपको राइट कथन का चयन करना है। तो आइए चेक करते हैं। 25 नंबर सवाल का राइट उत्तर का ऑप्शन बी, यानी ए और बी दोनों सही है। ए और बी, यानी तुलनात्मक पद्धति में अरस्तु के योगदान के संदर्भ में देखें तो वो ये चाहते थे कि तुलनात्मक विद्यमान राजनीतिक प्रणालियों का अध्ययन किया। उन्होंने तत्कालीन 158 नगर राज्यों की शासन प्रणालियों का अध्ययन किया और इन अध्ययन करने का कारण था उसका राजनीति के एक आनुभाविक विज्ञान का विकास करना। वह इन तुलनात्मक पद्धतियों का अध्ययन करके आदर्श प्रकार पर नहीं पहुंचना चाहता था, नहीं वह अमूर्त विचारों को व्यवहार में लागू करना चाहता था। ऑप्शन बी राइट होगा। तो आज हमने अरस्तु पार्ट 2 में कुछ और महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्नों के बारे में चर्चा की। जरूर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा। आपने यदि पार्ट 1 को नहीं देखा तो आप उसे भी जरूर देखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।